सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज ताबड़तोड़ क्लासेस आ रही हैं, इसलिए आ रही हैं क्योंकि कल से बहुत सारे चिकित्सक गण हमें छोड़ के जा रहे हैं। वो बना रखे हैं कि हमें बेस का डायरेक्ट यूज़ करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि अगर आप बेस टीम से हट करके डायरेक्ट टीम में आना चाहते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट यूज़ परचेस कीजिए, कोई हमें भी आपत्ति नहीं है। आज हम लोग NHEH BSc कोर्स के तहत जो डिज़ीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, चेहरे का लकवा, मुंह का लकवा जिसको कहते हैं फेशियल पैरालिसिस, या यूं कहें कि मुंह टेढ़ा हो गया, कान टेढ़ा हो गया, गर्दन टेढ़ी हो गई, लकवा हल्का आंशिक था, तो इसको कैसे मूल रूप से न्यूट्रलाइज़ करें, इसी पे इसका कंसेप्ट है। इसका नाम है अनन पक्षघात। इसको बेल्स पाल्सी भी कैसे कहते हैं, BELLS पाल्सी, और इसको केशियल पैरालिसिस भी कहते हैं, अनन तंत्रिका का पक्षघात। इसको अर्दित भी कहते हैं, आनन घात भी कहते हैं, पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व। इसे बेल्स पैरालिसिस भी कहते हैं। अगर इसके रोग की परिचय की परिभाषा की बात करें तो रोग का परिचय जो इसका होगा, पक्षघात जो चेहरे की पेशियों को प्रभावित करता है और उसे हम फेशियल तंत्रिका के प्रदाह और चोट के कारण होता है। इसमें एक पॉइंट है, यह मस्तिष्क की 7वीं नर्व अर्थात आनन तंत्रिका, जिसको हम लोग 7th नर्व ऑफ फेशियल नर्व कहते हैं, का पक्षग्रस्त होना मानते हैं। रोग का प्रमुख कारण क्या होता है, मस्तिष्कगत रक्तस्राव एवं या फिर मस्तिष्कगत धमनी अवरोध प्रमुख कारण होता है। चोट लगने के कारण पैरालिसिस, फेशियल नर्व्स के अंदर इन्फ्लेमेशन के कंडीशन में होता है, पानी या वर्षा में भीगने के कारण होता है, तंत्रिका नर्वस जो सिस्टम होती है उस पर ठंड लगने से या डंडा लगने से भी होता है, अधिक वीरनाश करने से तंत्रिका दुर्बल हो जाती है। इसका कारण क्या है, रोग एकाएक आरंभ होता है, कभी कभी कान के नीचे वेदना रोग होने के पूर्व लक्षण देता है एवं स्पर्श करने पर असहाय टाइप का लगता है व्यक्ति को। आधा चेहरा भावहीन तथा उसकी मांसपेशियां शक्तिहीन हो जाती हैं। प्रभावित पार्श्व का चेहरा स्तब्ध और अकड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। विकृत भाग के माथे में बल नहीं पड़ सकता और उधर की आँखों की पलकें जो होती हैं वो ठीक से बंद नहीं होती। पलकें बंद करने पर नेत्र गोलक ऊपर और बाहर की ओर मुड़ जाता है। प्रभावी भाग की ओर के ओष्ठ के भी आसपास में नहीं मिलते। इसके कारण रोगी द्वारा जो कुछ भी पिया जाता है वह मुंह के एक तरफ से निकल जाता है। खाया हुआ भोजन भूख में संचित हो जाता है। रोगी का भाषण अस्पष्ट होता है और रोगी का चेहरा स्वस्थ पक्ष की ओर फिरा हुआ सा प्रतीत होता है। रोगी का जो मुख होता है वो टेढ़ा हो जाता है। यह रोग
50 से 60 वर्ष की आयु में जो अवस्था होती है उसमें ये ज़्यादातर हुआ करता है। इसमें नोट करने वाली एक बात है, मुखमंडल के दाएं या बाएं किसी एक ओर की पेशियों पर रोग का आक्रमण होता है, अतः चेहरे से एक ओर से दूसरे ओर भाग टेढ़ा हो जाता है। बोलने आदि में भी चेहरा एक ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। रोग की पहचान क्या है? लक्षणों के आधार पर निदान आसानी से हो जाता है। खाया हुआ भोजन मुख में संचित हो जाना एवं पानी मुख के एक तरफ से निकल जाना इसकी प्रमुख पहचान होती है। रोग का परिणाम क्या होता है? यदि रोग की अवस्था उग्र स्वरूप की न हो तो तथा पलकों के चिपकने की कुछ शक्ति हो तो इस रोग से पीड़ित रोगी 1 से 3 माह में अच्छा हो जाता है। स्वाद नाश की स्थिति में रोग कुछ विलंब से ठीक होता है। चेहरे की 7वीं नर्व पर किसी ट्यूमर का दबाव पड़ने से एक आँख की पलकों एवं आसपास के भाग में रहकर स्फुरण होने के लक्षण होने लगते हैं। इस कारण रोगी को अधिक बेचैनी होने लगती है। चेहरे के लकवे की अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो इसमें NH नो ब्लॉकेज, NH पैरालिसिस अगर ताज़ा है तो पैरालिसिस 1 और अगर पुराना है तो NH पैरालिसिस 2 का यूज़ किया जाता है। इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इसमें अगर 10 टू द पावर पार्ट 12 पे अगर बात करते हैं तो पैरालिसिस कॉम्प्रेस द बेस्ट परिणाम देते हैं और 4 से 6 महीने में कैसा भी पैरालिसिस न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं विराम दूंगा, क्योंकि आज ताबड़तोड़ क्लासेस हुई हैं और इतनी क्लासेस की अपेक्षा मैंने नहीं की थी। अभी एक डॉक्टर साहब का और आ रहा है इसमें कि सर इसमें एक डिज़ीज़ और जोड़ लीजिए, पैराफैल्जिया, क्या मुझे इसके साथ में इसको भी देना चाहिए? छोटा सा ही पॉइंट बनेगा, चलिए मैं उसको भी साथ में इसको दे देता हूँ। अधरंघात, दोनों टांगों का लकवा। पक्षघात, निचले देह शाखा एवं नीचे के धड़ का पक्षघात। उधुर स्तंभ या इसको हम लोग शैक्य स्तंभ, पैरों का लकवा। शरीर के दोनों पार्श्व का पक्षघात भी कहते हैं। परिचय में मैं इसका देना चाहूँगा, थोड़ा सा अंग्रेजी भी बोलने का मन करता है मेरा, तो बोल लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं चिकित्सकगण। ऐसे तो ज़्यादातर अंग्रेजी ऊपर से जाती है, बट फिर भी प्रयास करने से सीखा जा सकता है। पैरालिसिस ऑफ द लोअर पोर्शन एट द बॉडी इंक्लूडिंग बोथ लेग्स, मतलब दोनों टांगों सहित शरीर के निचले भाग में होने वाला पक्षघात। जब रोगी के दोनों पैरों का पक्षघात हो जाता है तो उस अवस्था को पैराफैल्जिया कहते हैं। इसमें मेरुरज्जा में क्षति के स्थान के नीचे सभी भाग प्रभावित होते हैं। चिकित्सा समय पर न होने पर अंग धीरे धीरे सूखते चले जाते हैं। प्रमुख कारण क्या है रोग के? मेरुदंड में चोट, तीव्र मेरुरज्जक शोथ, प्रस्तुत कठिनाइयाँ, ग्रीवा संधि, स्पॉन्डलोलिथोसिस, नव वृद्धि, नियोप्लाज्म, आर्टीरिया रिलैक्सोसिस, ग्रीवा संधिग्रह, मेनिंजोमालाइटिस, तंत्रिका का पोषण संबंधित विकार, मेरुरज्जा पुंछ में चोट, हिस्टीरिया, पेरिफेरल
न्यूराइटिस, माइलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एवं मेरुरज्जा के मैलिग्नेंट, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मैलिग्नेंट हुआ हो तो इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? विकारग्रस्त अंगों के शल्य, फैल्सिडिटी, दुर्बलता एवं चेतना के विकार, मूत्र त्याग नहीं होना, ग्रीवा में चोट लगने एवं टांग एस्प्लास्टिक एवं अध शाखाएं स्थिर, हाथ पैरों को संकुचित करने में कठिनाई, टांगों को ऊपर उठाने में कष्ट, ग्रीवा में चोट लगने से कांडर, उदर एवं पदतल के रिफ्लेक्स अनुपस्थित, अंत में रोगी की जो टांग होती हैं वो सिकुड़ जाती है। यह मेरुरज्जा की चोट के कारण अचानक शुरू हो सकता है अथवा रोग के फलस्वरूप धीरे धीरे विकसित होता है। इसमें याद रखने वाली जो बात है, जब रोगी की टांग सिकुड़ जाती है तो उसकी एड़ियाँ नितंब से आ लगती है। यदि इस अवस्था में टांगें फैलानी हो तो बल का प्रयोग करना पड़ता है। मल मूत्र अवरोध एवं शय्यावरण प्रायः मिलता है। रोग का परिणाम क्या होता है? रोग धीरे धीरे प्रकट होता है। यदि रोग का शीघ्र शमन न किया जाए तो इसमें रोगी को अंग क्रमशः सूखने लगते हैं। इसमें रोगी की जो चिकित्सा विधि या सहायक चिकित्सा होनी चाहिए वो क्या होगी? रोग कारण को दूर करने और दैनिक परिचय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन स्पंज कराना चाहिए। प्रतिदिन 2 घंटे करवट दिलवाना चाहिए और सांस का व्यायाम आवश्यक होता है। मूत्र रोग की स्थिति में कैथेटर जहां डलवाते हैं लोग, उससे बचना चाहिए। कैथेटर डलवाना समस्या का समाधान नहीं है। साधारण रोगों में जांघों पर शुष्क मालिश और प्रेशर मूवमेंट होना चाहिए, ज़रूरी होता है। इसमें अगर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो NH नो ब्लॉकेज, NH पैरालिसिस 2 और ब्रेन स्टेम का उपयोग बहुतायत है। अगर किसी व्यक्ति को यूरिन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो NH नो स्टोन को D6 में आप दे सकते हैं, या अगर आपके पास डायरेक्ट टू यूज़ NH नो स्टोन है तो वहाँ पे 5 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में मिला करके दिन भर में 3 बार आप पिला सकते हैं। इससे व्यक्ति को आराम मिलेगा और व्यक्ति जहाँ टांगें सूख रही होंगी वो, या ब्लड के अंदर जो सूखापन आ रहा होगा वो नष्ट होगा और जो ब्लड क्लॉट हुआ है वो पिघल करके बाहर निकल जाएगा। व्यक्ति न्यूट्रलाइज होने लगता है। विदिन 3 और 6 मंथ के अंदर पेशेंट की डिजीज़ जो होती है वो क्योर हो जाती है। तो आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही हैं ये ज़रूर बताइएगा। NH-EH BSc कोर्स अपने मध्यम पड़ाव को पार कर रहा है और इसके बाद हम लोग इस कंसेप्ट को कंप्लीट करने के बाद हम सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन की तरफ वापस मुड़ेंगे और अंत में एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा और तब आप लोग अपने आप में सक्षम होंगे। किसी से कोई प्रोटोकॉल नहीं लेना होगा, किसी की कोई CME अटेंड नहीं करनी होगी। गला सूख गया है। मैं आज की क्लास के लिए विदा चाहूँगा। नया वर्ष आ रहा है, अंग्रेजी का नया वर्ष। कल 31 दिसंबर है। अगर आपको नासक रिसर्च मेथोडोलॉजी ज्वाइन करनी हो तो कर सकते हैं 25,000 जमा करके। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो ऐसे ही सक्षम हैं तो सक्षम बने रहिए। जय हिंद,
जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।